नमस्कार, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पॉलिटी की क्लास चल रही है और पॉलिटी क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास पे चर्चा कर रहे हैं। और इसके पहले हमने भारत परिषद अधिनियम 1909 देखा, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आज हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत सचिव हुआ करते थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे उस समय। इसका कारण क्या था? 1919 का अधिनियम जो था, इसका आने का कारण ये था कि 1909 का अधिनियम जो था वो भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण ना कर सका। और 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, और इसके बीच में, ठीक है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के बीच क्या होता है? समझौता होता है। ठीक, उसके बाद 1916-17 में मेसोपोटामिया के आयोग से जो रिपोर्ट उसमें आई, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अंग्रेज भारत में शासन करने में अक्षम है। ठीक है, सक्षम नहीं है, अक्षम बताया जाना किसके? मेसोपोटामिया के रिपोर्ट में अक्षम में बताया जाना। और उधर होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृत राष्ट्रीय चेतना। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग की अपेक्षा थी। ठीक है, सहयोग की अपेक्षा थी किसके? प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उसके बाद मॉन्टेग्यू जो है 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तावित उसमें जो सुधार थे, कुछ सुधारों की मांग की। कब? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र जो प्रस्ताव थे 1917 में मॉन्टेग्यू के तहत जो प्रस्ताव रखे गए ब्रिटिश सरकार के सामने, उसमें कुछ प्रस्ताव थे कि जिस सर्वप्रथम भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, ये प्रथम था। ठीक है, सर्वप्रथम 1917 में किया गया था इसकी व्यवस्था। ठीक है, कब? 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, प्रदान करने की बात कही गई। उसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू भारत आते हैं। उसके बाद चेम्सफोर्ड, वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे उस समय, उनके साथ और अन्य नेताओं के साथ मिलकर के शिमला में एक मीटिंग की 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, एक मीटिंग करते हैं। ठीक,
विचार विमर्श करने के बाद मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड और भारत के अन्य नेताओं के बीच में शिमला में मीटिंग जब करते हैं, एक समझौता करते हैं, उसके बाद वो भारत शासन अधिनियम जो है 1919 पारित होता है। ठीक है, कारण क्या था कि 1909 का जो अधिनियम था वह भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका। उधर मुस्लिम लीग कांग्रेस में समझौता हो गया और होम रूल आंदोलन से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। तो इन सब के चलते ब्रिटिश सरकार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 पारित करती है। कारण ये था कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करें, सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे। तो उसी जितनी भी समस्याएं थी उसी के सुधार में भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया जाता है। तो इसी अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया था, उसी प्रावधान के बारे में हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रावधान था उसमें। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसमें जो है सर्वप्रथम 1919 में सर्वप्रथम भारत में उत्तरदायी शासन का, ठीक है, उत्तरदायी शासन का सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। स्पष्ट रूप से इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रयोग किया गया। ठीक, उत्तरदायी शासन सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से, उत्तरदायी शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया स्पष्ट रूप से। ठीक है, उत्तरदायी शासन शब्द का, ठीक, यह उत्तरदायी शासन शब्द का, ठीक, शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। उसके बाद अगली पॉइंट इसमें यह है कि जो 1793 से, जो हमने 1793 का अधिनियम हमने पढ़ा था इसके पहले, 1793 में प्रावधान ये किया गया थी कि जब भारत सचिव का पद बना, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद समाप्त करके भारत सचिव का पद बनाया गया, तो उस समय यह प्रावधान किया गया था कि भारत सचिव का जो खर्च आएगा, भारत सचिव के परिषद का जो खर्च आएगा, वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो ये परंपरा 1793 से चली आ रही थी, इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया। अब जो है भारत सचिव का पद, ठीक है, भारत सचिव का जो खर्च है ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, ठीक, ये प्रावधान 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है अगली पॉइंट जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया पहली बार। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। इसमें हम बताएं कि प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया और इसी के तहत महिलाओं को मताधिकार दिया गया।
महिलाओं को मताधिकार, ठीक है, मताधिकार दिया गया। ठीक, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को मताधिकार का, वोटिंग का अधिकार किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में। 19 सितंबर 1893 को सर्वप्रथम किसने दिया था यह अधिकार महिलाओं को? न्यूजीलैंड की सरकार ने, न्यूजीलैंड के देशवासियों ने सर्वप्रथम यह अधिकार महिलाओं को दिया था। ठीक है। उसके बाद निर्वाचन प्रणाली के बारे में हमने देखा। निर्वाचन प्रणाली के बाद अगली पॉइंट जो है, हमने 1909 के अधिनियम में हमने देखा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का नींव रखा गया, जो मुस्लिम संप्रदाय को सर्वप्रथम दिया गया था। थोड़ा सा इसमें निर्वाचन प्रणाली का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का, निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाता है। मुस्लिमों के अलावा इसमें सिखों, ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले तो यही पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1909 के अधिनियम के तहत हुई। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कब किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत। किसको किसको शामिल किया गया था? सिखों को किया गया था, भारतीय ईसाइयों को किया गया था। ठीक है, ठीक, आंग्ल भारतीयों को किया गया था, आंग्ल भारतीयों को किया गया था, कुछ यूरोपियन नागरिक को किया गया था, कुछ यूरोपियों को दिया गया था। ठीक, यूरोपियों को। ठीक, थोड़ा सा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें जो है विस्तार किया गया। ठीक है, और इसके बाद अगली पॉइंट इसमें यह है कि यहां अगली पॉइंट द्विसदनात्मक, ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली, केंद्र में द्विसदनात्मक परिषद का, ठीक है, द्विसदनात्मक परिषद का गठन किया गया। ठीक, गठन किया गया। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधान परिषद विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक, पहला था केंद्रीय, यहां केंद्रीय विधायिका लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, ठीक, का गठन किया गया। इसमें जो है केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान जो है राज्य परिषद ले लिया। ठीक है, राज्य परिषद, राज्य, ठीक है, राज्य परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान क्या ले लिया? राज्य परिषद। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसे कहते थे उच्च सदन।
ठीक, उच्च, इसे कहते थे उच्च सदन। ठीक, इसमें कुल 60 सदस्य हुआ करते थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 सदस्य थे। ठीक है, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान सभा, इसे जो है निम्न सदन कहा जाता था। निम्न सदन, ठीक, इसे निम्न सदन कहा जाता था। इसमें जो है 145 सदस्य निर्वाचित होते थे। कितने सदस्य? 145, 145 सदस्य, 145 सदस्य हुआ करते थे। किसमें? केंद्रीय विधान सभा में। केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे? 145 सदस्य। ठीक है, और इसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। 104 सदस्य, 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। ठीक है, निर्वाचित होते थे। और इसमें कुल 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, जिसमें 60 सदन, जो उच्च सदन होता था, इसकी संख्या कितनी थी? 60 थी। इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 34 सदस्य, 34 निर्वाचित। ठीक है, शेष क्या होते थे? नामांकित होते थे। 34 इसमें निर्वाचित होते थे, इसमें 104 निर्वाचित होते थे, बाकी जो है नामांकित होते थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो था, राज्य परिषद का कार्यकाल जो था, इनका 5 वर्ष था। ठीक है, 5 वर्ष था, और इनका जो है 3 वर्ष था। कार्यकाल जो था कितना था इनका? 3 वर्ष था। दोनों की शक्तियां जो थी समान थी, दोनों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन हाँ, जब किसी बजट पर स्वीकृति लेनी होती थी तो वो केंद्रीय विधान परिषद स्वीकृति लेती थी या स्वीकृति देती थी, तभी कोई विधेयक पारित होता था, कोई बजट पास होता था। बाकी दोनों की शक्तियां समान थी। ठीक है, हमने देखा केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक, द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ठीक है, हमने देखा। और केंद्रीय विधान परिषद का स्थान जो है राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन, इसमें 60 सदस्य, 34 निर्वाचित, 5 वर्ष काल, कार्यकाल इसका 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा में हमने देखा निम्न सदन जिसे कहा जाता था, 145, 104 सदस्य निर्वाचित होते थे, बाकी नामांकित होते थे, और इनका कार्यकाल जो था 3 वर्ष था। ठीक है, उसके बाद अगली पॉइंट जो है हम देखेंगे, जो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता थी, मुख्य विशेषता, ठीक है, इसकी क्या थी? मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। ठीक, और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, प्रांतीय विषयों को
प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक था सुरक्षित विषय, सुरक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक, हस्तांतरित विषय। ठीक है, कितनी विषय थी? दो विषय थी, सुरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। इसमें जो था राजस्व था। ठीक है, इसमें राजस्व, वित्त, ठीक है, वित्त, राजस्व, वित्त, पुलिस। ठीक है, पुलिस आदि। ठीक, सुरक्षित विषय में राजस्व, वित्त और पुलिस, न्याय। ठीक है, इसमें न्याय भी था वित्त के अलावा, और न्याय आदि। ठीक, उसके बाद हस्तांतरित विषयों की संख्या जो थी, इसमें स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, उसके बाद स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, और एक विषय और था शिक्षा। ठीक है, शिक्षा आदि। ये प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, और सुरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, इन दो भागों में इनको बांटा गया। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित विषय में राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय आदि। उसके बाद हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। ठीक है, उसके बाद अगली पॉइंट जो है, इस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का गठन। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। और भारत सचिव को एक और अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार। ठीक है, भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार। नियुक्त करने का अधिकार। ठीक है, भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया किसे? भारत सचिव को। ठीक, भारत सचिव को। ठीक है, किसको अधिकार दिया गया? भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं। और भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, हाँ, द्वैध शासन के जन्मदाता। ठीक है, इसके इसके जन्मदाता जो हैं
लायोनेल कार्टिस थे। ठीक, कार्टिस, ठीक, लायोनेल कार्टिस द्वैध शासन के जन्मदाता माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो सकता है आरओ का एग्जाम आ रहा है तो उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ और द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लायोनेल कार्टिस थे। ठीक है, इसमें इस अधिनियम में इतनी प्रमुख बातें थी। ठीक है, उसके बाद पहली बार केंद्रीय बजट पर राज्य प्रांतों से अलग किया गया। ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग किया गया। अब विधानसभाओं को भी अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट को, ठीक, केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतों के बजट से अलग, ठीक, कर दिया गया। ठीक, अब प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक, पहली बार 1919 अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ये थे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जब आया था 1919 में भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख बातें हमने आपको बताया। इसके बाद जो इस ब्रिटिश सरकार से जितने भी अधिनियम आते थे उन सब में सबसे बड़ा अधिनियम 1935 होगा। इसके बाद 1935 के अधिनियम में हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा से और चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन भी इसी बीच में आता है तो थोड़ा से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक वीडियो में हम खत्म कर देंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स में बताएंगे। हुआ ये कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है, ये जो अधिनियम आया था इसी से जुड़ा है। इसमें यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इसकी प्रगति की जांच करेगा कि आयोग इस अधिनियम में कितना प्रगति किया है ये अधिनियम 1919 का। लेकिन हुआ ये कि 1919 का जो प्रावधान अधिनियम था, ये अधिनियम द्वैध शासन की असफलता, ठीक है, द्वैध शासन की असफलता, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना और तेज उत्पन्न हो गई, स्वशासन की मांग और बढ़ गई। ठीक है, 1919 के अधिनियम के बाद से। उसके बाद इसके चलते जब भारतीयों में स्वायत्तता की मांग और बढ़ गई, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई, तो जो 10 वर्ष पहले बाद आने वाला था जो आयोग, वह 10 वर्ष से पहले ही आ गया। ठीक है, और यह आयोग जो है 7 सदस्यीय आयोग था। ठीक, 7 सदस्यीय आयोग। ठीक, 7 सदस्यीय आयोग का ये पहले प्रावधान हो चुका था। 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है 8 नवंबर 1928 को। ठीक, कब गठन किया जाता है? 8 नवंबर 1928 को आयोग का गठन किया जाता है। कहाँ? इंग्लैंड में। 8 नवंबर 1928 को नहीं, सॉरी, यहाँ 1927 कर दीजिए। 1927 को, 8 नवंबर 1927 को आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग का
पूर्ण मतलब व्यापक स्तर पर इसका विरोध होता है। कारण ये था कि इस आयोग में सभी सदस्य जो 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसके कारण इस आयोग का बहुत तेजी से विरोध हुआ और विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है जब लाठीचार्ज हो जाती है। ठीक है, आयोग के विरोध में जितने भी नेता विरोध कर रहे थे, उस विरोध में जब लाठीचार्ज होती है तो 17 नवंबर 1928 को, ठीक है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसमें? लाठीचार्ज में। लाठीचार्ज, ठीक, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 ईस्वी में। ठीक, उधर कांग्रेस जो है मद्रास अधिवेशन में 1927 को इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। ठीक है, कौन? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसका पूर्ण बहिष्कार होता है 1927 में। और मद्रास अधिवेशन के समय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927, ठीक है, 1927 को पूर्ण बहिष्कार हम किसकी बात कर रहे हैं? साइमन कमीशन की। 1927 में अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? एम एन अंसारी की अध्यक्षता में। ठीक है, एम एन अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आयोग का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। ठीक, उसके बाद जब इस समय साइमन कमीशन आया तो उस समय भारत सचिव बर्कन हेड थे, लॉर्ड बर्कन हेड। ठीक, भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड। ठीक, लॉर्ड बर्कन हेड थे। इन्होंने जितने भी दल के नेता साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक चुनौती दी। सभी साइमन कमीशन के विरोध करने वाले सभी नेताओं को संवैधानिक मसविदा तैयार करने की चुनौती देते हैं। ठीक है, संवैधानिक मसविदा तैयार करने की चुनौती देते हैं और जो है कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लेती है। कांग्रेस इसे स्वीकार कर लेती है और पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में 10 सदस्यीय वाली, ठीक, 10 सदस्यीय एक नेहरू कमेटी, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है। ठीक, कमेटी का गठन होता है
10 सदस्यीय, ठीक, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 10 अगस्त 10 अगस्त 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिन्हें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना 14 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं। 14 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मतभेद हो जाता है। ठीक है, मतभेद हो जाता है। इसके पश्चात ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं संवैधानिक सुधार के लिए। एक पहला होता है 1930 में, ठीक, 1930 में। दूसरा होता है 1931 में और तीसरा होता है 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते हैं? ब्रिटेन में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं। ठीक है, किस लिए होते हैं? संवैधानिक सुधार के लिए। उसके बाद 4 अगस्त 1933 में, उसके बाद 1933 में ब्रिटिश सरकार एक श्वेत पत्र के माध्यम से, ठीक है, एक श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 1930 में श्वेत पत्र के माध्यम से एक पत्र प्रस्तुत करते हैं। श्वेत पत्र नाम दिया जाता है, के माध्यम से संविधान की रूपरेखा तैयार, ठीक है, रूपरेखा प्रस्तुत करती है। रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, 1933 में ब्रिटिश सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करती है और 4 अगस्त 1935 को 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति मिलने के बाद 1919 का अधिनियम पारित होता है। 1935 का अधिनियम 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति पाकर 1935 का अधिनियम पारित होता है। अधिनियम पारित होता है।
ठीक है। 1935 का अधिनियम पारित होता है, ठीक है, जिसमें भारत के लिए तैयार संवैधानिक मसौदा ये सबसे बड़ा अधिनियम था और जिसका प्रभाव भारतीय संविधान पर काफी पड़ा। इसमें जो है 321 अनुच्छेद हुआ करते थे, ठीक, 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग, ठीक, 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग जो 1935 के अधिनियम में पारित हुआ था, एक संवैधानिक मसौदा जो तैयार हुआ था, ये इसमें इतने अनुच्छेद, इतने भाग, इतने अनुसूचियां हुआ करती थी। इसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा, ठीक है। भारत के लिए तैयार ये सबसे अंतिम और सबसे बड़ा अधिनियम था, ठीक है। जब 1935 का अधिनियम पारित हो जाता है, यही जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 कहलाता है। अब इसमें क्या प्रमुख बातें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि 1935 में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।